नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड की यूट्यूब क्लास में। मैं शुभम सिंह आप सभी के लिए संविधान की क्लास आज से शुरू करने जा रहा हूं। यूपीएससी की परीक्षा लगभग माना जा रहा है कि 2 महीने बाद होगी या 2.5 महीने 3 महीने जो भी लगेगा, लेकिन हमें तैयारी तो बेहतर तरीके से करनी है। इसलिए आज से हम संविधान की क्लास शुरू कर रहे हैं और हमारे इस संविधान की क्लास में आपको जो कंटेंट मिलेगा उससे आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। ईमानदारी पूर्वक आप बैठ करके नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं वो लेवल लेके ही चल रहा हूँ कि आपकी यूपीएससी परीक्षा से ऊपर का लेवल है। ठीक, चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संविधान विषय के अंतर्गत आज जो है हम पहला चैप्टर सीखेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और थोड़ा सा इसमें ये सबसे कठिन थोड़ा सा होता है संविधान में। ये जो पहला चैप्टर है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इतिहास को भी लेकर के चलता है। तो जिन छात्रों का इतिहास का पोर्शन कमज़ोर होता है तो उनको थोड़ी सी इसमें समस्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे ज़्यादातर संस्थानों में ज़्यादातर टीचर जो संविधान पढ़ाते हैं, संविधान का जो पहला चैप्टर पढ़ाते हैं संवैधानिक विकास, उसको आधुनिक भारत के इतिहास के पढ़ाने के जस्ट बाद पढ़ाते हैं। अगर आप समझेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे लास्ट चैप्टर जो होता है वो यही होता है, संवैधानिक विकास होता है। और संविधान का जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो संवैधानिक विकास होता है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास। चलिए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान आखिर है क्या। ठीक है, संविधान देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दुनिया भर में जितने भी राष्ट्र हैं, किसी जगह पे गणतंत्र है, लोकतंत्र है, किसी जगह पे अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग संविधान होते हैं, उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, उनका प्रारूप, उनका ढांचा अलग होता है। उसी प्रकार से भारत का एक संविधान है जिसकी एक अपनी विशेषता है। वैसे सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और इसी के माध्यम से देश की जनता अर्थात नागरिक के स्वातंत्र की रक्षा की जाती है। ठीक है, हमारे देश में जो शासन की व्यवस्था है, कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगी, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो सिद्धांत क्या होगा, विधायिका के कार्य करने का सिद्धांत क्या होगा, न्यायपालिका किस प्रकार से न्याय करेगी, जनता की मूलभूत अधिकार क्या क्या होंगे, जनता को कहाँ कहाँ प्रतिबंधित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक किताब में लिखी हुई हैं और उसी को हम बोलते हैं संविधान। ठीक है ना, तो संविधान का क्रमिक विकास हुआ है, उसी विकास को हम पढ़ेंगे कि संविधान एक दिन का फल नहीं होता है। ठीक है ना, आज जैसे कि मान लीजिए उदाहरण तौर पर आप देखेंगे, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, कोई विषय पढ़ते हैं तो आप नोट्स बनाते हैं। नोट्स को अगर जो छात्र निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं तो अपने अपडेट करते हैं नोट्स को। ठीक है, एक बार नोट्स बना करके उसको रख नहीं देते हैं 2-4 साल के लिए कि इसको हम लगातार पढ़ेंगे। नोट्स को वो जैसे जैसे पढ़ाई अपनी निरंतरता लगे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, वैसे वैसे अपने नोट्स को अपडेट करते रहते हैं। मतलब उसमें संशोधन करना आवश्यक ही होता है, समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसी प्रकार से एक बार में कोई कानून बना दिया जाए और जनता के ऊपर वो जब उसको लागू किया जाएगा तो उसका हमें जो प्रभाव दिखेगा वो अच्छा ही दिखे, सकारात्मक ही दिखे, जरूरी नहीं है नकारात्मक प्रभाव भी उसका दिख सकता है। तो इसलिए संविधान का क्रमिक विकास हुआ। जैसे मान लीजिए संविधान में कोई बात रखी गई और कल को जनता के ऊपर जब उसको लागू किया गया तो उसका नकारात्मक प्रभाव दिखा तो उसमें संशोधन आवश्यक हो जाता है उस समय, इसलिए संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। तो संविधान का क्रमिक विकास हुआ है और संविधान हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए अर्थात सिस्टम के लिए सर्वोच्च है। देश में सबसे सर्वोच्च जो चीज़ है वो संविधान है, क्योंकि पूरा देश जो चलने का जो सिद्धांत होता है, देश कैसे चलेगा, वो संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पर हम 2 लाइन में लिख दे रहे हैं। संविधान का क्रमिक विकास हुआ है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश का शासन
देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संविधान सर्वोच्च, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च है या सर्वोच्च है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च है, डैश डैश रहेगा, उसमें भरना रहेगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संविधान। ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कुछ सेकंड पहले कि देश में कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करेगी, वो सब बताया गया है संविधान में। तो कोई भी सर्वोच्च नहीं हुआ, सबसे सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान हुआ, क्योंकि वही डायरेक्शन देने का काम जो कर रही है संविधान कर रहा है। ठीक, वो दस्तावेज कर रहा है, ना कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य चीज़ें। ठीक है। कुछ लोग गलती से इसको न्यायपालिका लगा देते हैं, तो इसको जानते रहेगा कि जो सर्वोच्च है वो संविधान है। ठीक। जो भारतीय संविधान है, अलग अलग देशों के संविधान की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। हालांकि संविधान अलिखित भी हो सकता है, दुनिया के कई सारे देशों में संविधान लिखा नहीं गया है और बहुत ही कम अनुच्छेद उसमें शामिल हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में मूलतः जब संविधान लागू किया गया उस समय जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इसमें धीरे धीरे संशोधन होता रहता है, जैसे जैसे आवश्यकता अनुसार किसी भाग को हटाया भी जा सकता है, किसी नए भाग को जोड़ा भी जा सकता है और किसी नए अनुच्छेद को जोड़ा जा सकता है, किसी अनुच्छेद को निरसित भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझते रहिएगा। अब वर्तमान में इनकी संख्या में थोड़ा फेरबदल हो गया है। जो ये अनुसूची है ये इस समय 12 हो गए, ठीक है ना। और जो 22 भाग हैं, अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या वर्तमान में 25 हो गई है, ठीक है। और अगर मूलतः पूछा जाए तो 22 आज भी है, ठीक है ना। 395 मूलतः अनुच्छेद आज भी हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो 465 हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना संवैधानिक विकास, जो पहला हमारा चैप्टर है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आखिर ये जो पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास का तात्पर्य क्या है। जो हमारा संविधान बन करके पूर्णतः लागू हो गया 1950 में, ठीक है, वो एक दिन का परिणाम नहीं है, उसका क्रमिक विकास हुआ। हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो नियम कानून कुछ अलग थे, प्रशासन की नीति अलग थी, ठीक है। लोगों को सताया जाता था या किसी अपराध के लिए दंड का प्रावधान कैसे था, प्रक्रिया क्या थी दंड देने की, वो सब चीज़ें अलग थी। तो अंग्रेज़ों का शासन जब भारत में था तो उन्होंने समय समय पर कुछ अधिनियम लाए, कुछ राजलेख लाए, उनमें वो क्रम बाय क्रम संशोधन करते गए। उन्होंने कई सारे आयोग बनाए, वो उनके द्वारा बनाया गया आयोग बनाया गया, जैसे कि विधि आयोग बनाया गया, तमाम आयोग बनाए गए। उन आयोगों की सिफारिशों पे धीरे धीरे कानूनों में संशोधन होता गया और उन्हीं से प्रेरित होकर के हमारा संविधान जो है आज निर्मित है और लागू है और शासन व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है, ठीक है ना। तो हमारा जो संविधान पूर्णतः बन करके 1950 में लागू हुआ, इसके पीछे का हिस्सा जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है अंग्रेज़ों के ज़माने के समय का, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। तो उसको हम कहते हैं संवैधानिक विकास। आखिर संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर के हम अपना संविधान बनाए हुए हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इतिहास में तो हम नहीं घुसेंगे, जो संवैधानिक विकास का चैप्टर है इसमें हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण ज़्यादा नहीं अपनाएंगे, क्योंकि फिर वो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, हम रास्ते से भटक जाएंगे। तो इतिहास की जो चीज़ें हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ा जाएगा। जो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक।
इस चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई गई। कंपनी कैसी थी? ब्रिटेन में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर एक कंपनी का गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था, और उनका उद्देश्य था व्यापार करना। कुछ जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक समूह हो, कुछ पैसे वाले लोग हों, और वो पैसे वाले लोग अपना शेयर निवेश करें, किसी जगह अपना शेयर लगाएं, पूंजी इकट्ठा करें कुछ करोड़ रुपए का, और उसी पूंजी को लेकर के जाकर किसी दूसरे देश में कोई कंपनी संचालित करना चाहें और पैसा कमाना चाहें। तो वैसे ये हुआ, सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी गठित की गई। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा आदेश के द्वारा एक कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका गठन एक व्यापारिक कंपनी के रूप में किया गया था। 217 उसमें भागीदार थे, उसमें 217 लोग मिलकर के कुछ पूंजी इकट्ठा किए थे, और वो लोग भारत में व्यापार करना चाहते थे। तो उनको आदेश मिल गया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इनके द्वारा, ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक, फिर कंपनी की संरचना हम देखते हैं थोड़ा सा। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को स्थापना की गई। ठीक, किसके आदेश के द्वारा? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ठीक है, इनके आदेश के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई, और कंपनी कैसी थी? व्यापारिक कंपनी थी। ठीक, 217 इसमें भागीदार थे, सभी ने पैसा लगाया हुआ था। ठीक है, कितना पैसा लगाया था? 30,133 पाउंड, जो ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड है। ठीक है ना, 30,133 पाउंड की जो है पूंजी इकट्ठा करके ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो वो लोग कब आए? सन 1600 ईस्वी में भारत आए। और जब ये लोग भारत आए, एक कंपनी जब भारत आई व्यापार करने के लिए, तो भारत में उस समय मुगलों का शासन था। किसका शासन था? मुगल शासन था, और उसमें अकबर। ठीक, सबसे पहले कई बार क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले प्रथम अंग्रेज कौन सा है जो भारत आया? ठीक है, तो सबसे पहले जो अंग्रेज है जो भारत आया वह है जॉन मिल्डेनहॉल। जॉन मिल्डेनहॉल। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा, रॉल्फ फिंच। ये अकबर के दरबार में जाने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। ठीक, ये लोग इधर आ गए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1600 ईस्वी में ये लोग आए भारत। ठीक, कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। तो जब ये लोग व्यापार करने भारत आए, तो फिर ये लोग करीब 150 वर्ष यहाँ पे रहे। 150 वर्ष। कितना? 150 वर्ष। तब जो लोग यहाँ पे व्यापारिक कार्य करने के लिए आए थे, जो पैसा कमाने के लिए आए थे, जब भारत में वो 150 वर्ष करीब यहाँ पे रहे और व्यापार किए, तो उतने समय में वो भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक चीज़ों के बारे में अच्छे से जान गए थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ पे आपस में व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, समाज में स्थिति क्या है, और राजाओं के प्रति
जनता का व्यवहार क्या है, जनता के प्रति राजा का व्यवहार क्या है, ये सब चीज़ वो लोग जान गए थे। ठीक, अर्थात उनको समझ में आ गई थी कि यहाँ पे कोई एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ की टूटी फूटी व्यवस्था को देख करके उनका मन भटका और वो लोग तो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ की टूटी फूटी व्यवस्था को देखे तो वो लोग अपने जो है उद्देश्य से विचलित होने लगे। उनका उद्देश्य फिर व्यापार करना तक ही नहीं रह गया, फिर वो लोग सोचे कि अब हम राजनीतिक कार्य को भी यहाँ पे बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो जो है जगहों पर कब्जा करने लगे। पहले राजाओं की अनुमति से व्यापार करते थे, फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाए। वो लोग देखे कि यहाँ पे टूटी फूटी व्यवस्था है, और टूटी फूटी व्यवस्था का मतलब उस समय मुग़ल शासन का लगभग अंत चल रहा था। अकबर के बाद अभी आप देखेंगे औरंगजेब वगैरह, उधर से जो है मतलब जितने भी राजा होते हैं वो राजा जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, और बहुत ज़्यादा एकदम समझ लीजिए कि एकदम बेकार टाइप के राजा थे। सक्रिय राजा नहीं थे कोई, कि सक्रिय रहना, ठीक है, और हमेशा अपने राज्य की देखभाल करना, तमाम चीज़ें, ठीक है, कोई इन्होंने अच्छा कार्य ही नहीं किया। तो मुग़ल शासन में जो इस समय के राजा थे वो एकदम समझ लीजिए बेकार टाइप के थे। उसी की वजह से ये लोग जो है शासन व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने का प्रयास किए। प्रयास कैसे किए? इन्होंने एक युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध। प्लासी बंगाल में है, तो बंगाल में प्लासी नामक स्थान है, वहाँ से ये लोग 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब युद्ध के माध्यम से वो लोग आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? युद्ध कर रहे हैं। ठीक, युद्ध किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, जो यहाँ की शक्तियाँ हैं, वो इतनी डगमगाई हुई हैं कि अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो हम जीत जाएंगे। ठीक, तो ये लोग युद्ध किए, प्लासी का युद्ध किए। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित कर दिया गया। क्यों पराजित ना होता? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, बंगाल का नवाब था, लेकिन पराजित ना होता। पराजित होने का कारण क्या है आप समझे होंगे। भारत में व्यवस्था बहुत पहले थी कि अंग्रेज़ों से मिल जाओ और उनसे पैसा कमा करके और आपस के ही व्यक्ति को मार दो या मरवा दो। ठीक है, सिराजुद्दौला के ही एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। तो बंगाल के नवाब से युद्ध हुआ किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, अब इनसे युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला को पराजित कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफ़र इनका सेनापति जो था, मीर जाफ़र किसका सेनापति था? जो बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, इनका सेनापति था मीर जाफ़र। अब इनसे अंग्रेज इनसे मिल गए थे, अंग्रेज इनसे मिल गए थे। तो जो ये था मीर जाफ़र, ये युद्ध करते समय गया तो था सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने, लेकिन जब युद्ध होने लगा तो मीर जाफ़र जो था अंग्रेज़ों की तरफ जा कर के मिल गया। ठीक है, तो ये कमज़ोर पड़ गए और ये हार गए युद्ध। फिर तत्पश्चात उसके बाद मीर जाफ़र के द्वारा उसको मरवा भी दिया जाता है सिराजुद्दौला को। तो जब जीत गए अंग्रेज लोग, जीत गए, सिराजुद्दौला को मरवा दिया गया, तो फिर अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवनियुक्त गवर्नर बनाया गया। ठीक है, नया गवर्नर बनाया गया। लेकिन उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, फिर और तमाम चीज़ें होती हैं, ज़्यादा हम आपको इतिहास में लेके नहीं जाएंगे। तो समझ रहे हैं बात को, आप लोग समझ रहे हैं। ये लोग पहले तो आते व्यापार करने, लेकिन फिर धीरे धीरे युद्ध वगैरह करने लगे। युद्ध करने का मतलब क्या? आप जगह पे कब्जा करना चाहते हैं। फिर ये व्यापारिक कोठी अपनी सबसे पहले खोले थे सूरत में। कहाँ? सूरत में। लेकिन जो कब्जा किया इन्होंने सबसे पहले किया बंगाल में। बंगाल में, ठीक है, क्योंकि बंगाल उस समय एक राज्य था, समृद्ध राज्य था। वहाँ पे तमाम चीज़ों की खेती भी होती थी और काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था। ठीक, बंगाल पे कब्जा किया। कैसे किया? प्लासी के युद्ध किए 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला पराजित हुआ। क्यों? क्योंकि उसी के सेनापति मीर जाफ़र द्वारा उसको धोखा दिया गया। और फिर अंग्रेज लोग खुश होकर के इसको जो है बंगाल का
नया नवाब बनाए, ठीक। लेकिन नवाब बनाए भी तो कैसे बनाए, अब आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा दें हम, ठीक है। अगर जिनको देखना हो तो आप देख सकते हैं आप लोग, या चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, आगे हम बताते हैं आप लोग को। सत्रह सौ चौंसठ में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और फिर 1765 में क्या हुआ, द्वैध शासन स्थापित किया गया। 1757 में किसको बनाया गया था बंगाल के नवाब, मीर जाफर को। तो ये क्या नवाब बन के क्या ये समझ रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं, अंग्रेज लोग अगर अंग्रेज लोग इनको बनाए हैं तो बनाए हैं कुछ ना कुछ सोच के बनाए हैं। इनको बंगाल का नवाब तो बनाया गया, लेकिन 1765 में क्या कर दिया गया, 1765 में क्या कर दिया गया, द्वैध शासन। इसका मतलब क्या होता है कि जब शासन चलाने की पद्धति को दो भागों में बांट दिया जाए, दो तरीके से शासन होगा, तो उसे बोलते हैं द्वैध शासन। इनको बनाए थे बंगाल का नवाब, लेकिन क्या कर दिए, इनसे अंग्रेज बोल दिए कि आप जो हैं जितने भी चीज़ें हैं आप करेंगे फौजदारी मामलों की देखरेख। फौजदारी मामला, फौजदारी का मतलब क्या होता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीज़ें। केवल गद्दी पे बैठे रहना, बस मीर जाफर का काम क्या था, केवल गद्दी पे बैठे रहना। मारपीट, अगर कोई बात हो रही कोई से तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे निर्णय ले लेना, उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़े निर्णय, आप संधि वगैरह दूसरे किसी राजा से संधि, उनसे युद्ध, ये सब नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब फौजदारी होता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अगड़ वगैरह ये सब होता है, ठीक। उसके बाद जो होता है एक मामला होता है दीवानी मामला। दीवानी, इसका मतलब क्या होता है, इसमें राजस्व वसूली और इत्यादि मामले आते हैं, ठीक है। अर्थात द्वैध शासन का मतलब ये होता है, अंग्रेज लोग मीर जाफर से बोल दिए कि अब शासन व्यवस्था दो तरीके से चलेगी। अंग्रेज लोग बोल दिए मीर जाफर से कि अब शासन की व्यवस्था दो तरीके से चलेगी, आप गद्दी पे बैठे रहना, आप सब कुछ करना, केवल हम पैसा वसूलेंगे। दीवानी मतलब सिविल मामले, दीवानी का मतलब खेत खलिहान, ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले, इनकम, हमारे राज्य में इनकम के सोर्स क्या क्या हैं, जो इनकम के सोर्स हैं वहाँ से जो हमें इनकम होगा उसको हम इकट्ठा करेंगे। वसूली जो है, राजस्व वसूली का काम हम करेंगे। नवाब होते थे, उनका राज्य क्षेत्र था, वहाँ से लगान वसूली जाती थी, तो जो लगान वगैरह जो राजस्व वसूला जा रहा था उसको वसूलने का काम जो है ये कर लिए, अंग्रेज लोग कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल, जैसे मान लीजिए एक कोई परिवार है, परिवार में दो मालिक बनाए जाएं, एक मालिक केवल नाम मात्र के हों और एक मालिक जो हो पैसा अगर कहीं से आ रहा है तो उनके पास जाए, ठीक है। तो जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर, वो नाम मात्र के नवाब रह गए, बाकी जो महत्वपूर्ण मामले थे उन पे कब्जा किसका हो गया, अंग्रेज़ों का हो गया। पैसा ही सबसे मेन होता है, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे, आप राज्य को चलाने में आप समर्थमान नहीं रहेंगे। तो आप इनडायरेक्टली कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो शासन व्यवस्था चलाने लगे अंग्रेज ही बंगाल पर, क्योंकि पैसा उनके हाथ में हो गया। ये तो कठपुतली बन गई, अब कुछ कर नहीं पाते थे, ठीक है। तो यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो संवैधानिक विकास है उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आगे बताऊँ गवर्नर क्या होते हैं और एक के बाद एक अधिनियम कैसे लाए गए, एक्ट कैसे लाए गए, ठीक है, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंपनी के प्रशासन के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत, कि कंपनी का प्रशासन चलाने का तरीका क्या था वो बताता हूं आपको, ठीक।
कंपनी का प्रशासन, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो व्यापार करने आई थी सन 1600 ईस्वी में भारत में, उसका प्रशासन दो जगहों से हो रहा था, एक इंग्लैंड से और एक भारत में। ठीक, इंग्लैंड से कैसे हो रहा था, ये भारत, इंग्लैंड से जो प्रशासन हो रहा था, आपको मैंने बताया कि 217 भागीदार थे उसमें। तो इसमें अगर आप देखें तो दो संस्थाएं थी, ठीक है ना। एक जो था इसे बोलते हैं COD और एक जो था इसे बोलते हैं COP। इसका नाम है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं आप इस तत्वधारी मंडल, ठीक है। और जो ये था इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, निदेशक मंडल। ये दो संस्थाएं इंग्लैंड में बैठ करके प्रशासन कंपनी को प्रशासित कर रही थी। और भारत में कौन प्रशासित कर रहा था, भारत में गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। भारत में ये लोग भेजे गए थे प्रशासन कंपनी के प्रशासन को देखने के लिए, और इंग्लैंड में ये दो संस्थाएं थी कंपनी के प्रशासन को देखने के लिए। अब देखिए जो COD है इसमें कितने सदस्य होते थे, COD में 24, एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था। इनका चुनाव कौन करता था, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक मंडल हैं इसमें टोटल 24 सदस्य होते थे। और ये दोनों संस्थाएं आप ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में बैठी हैं, केवल ये लोग भारत में हैं, बाकी ये दोनों संस्थाएं जो हैं इंग्लैंड में हैं बैठी हैं, ठीक, वहाँ से प्रशासित कर रही हैं कंपनी को। COD में 24 सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल जो होता था 1 वर्ष का होता था, 1 वर्ष का कार्यकाल होता था, और एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था। इनका चुनाव जो होता था वो अस्तित्वधारी मंडल के द्वारा किया जाता था। अस्तित्वधारी मंडल क्या है, आपको मैंने बताया 217 भागीदार थे जिन्होंने पूंजी लगाई थी। इन 217 भागीदारों में से ऐसे लोग जो 500 पाउंड से अधिक के भागीदार थे, मतलब ऐसे निवेशक जो 500 पाउंड से अधिक पैसा निवेश किए थे कंपनी के लिए, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद 1773 के बाद आप देखेंगे तो उस एक्ट के माध्यम से थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है। जो ये 500 पाउंड है वो ये 1000 पाउंड लिमिट रख दिया जाता है कि अब 1000 पाउंड से ऊपर के जो निवेशक हैं वो चुन पाएंगे COD के लोगों को। समझ में आया ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष था, और इनका कार्यकाल होता था 1 वर्ष का होता था। अब प्रत्येक 1 वर्ष के बाद COP कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी के लोग, अस्तित्वधारी मंडल के लोग इनका चुनाव करते थे। और इसमें अस्तित्वधारी मंडल में वही लोग होते थे शुरुआत में जो 500 पाउंड से अधिक पैसा निवेश किए हैं, फिर बाद में यह सीमा जो है 1000 पाउंड हो जाती है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। भारत में कंपनी के व्यापारिक कार्यों को करने के लिए तीन प्रेसिडेंसी बनाई गई थी।
ठीक, कौन कौन सी? मुंबई, मद्रास, बंगाल। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थी। इसको आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी भी आप बोल सकते हो, कलकत्ता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का अर्थ ये होता है जैसे ऑफिशियल वर्क के लिए कोई हमारी कंपनी जो है, जहाँ से कंपनी का ऑफिशियल वर्क होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी, अर्थात ऑफिस आप समझ लीजिए। ठीक है ना, कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में ऑफिशियल वर्क होता हो किसी कंपनी के लिए, वो होता है प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसी बनाए थे, मुंबई, मद्रास और बंगाल। ठीक है, 3 जगहों से कंपनी को भारत में कंपनी के कर्मचारी प्रशासित कर रहे थे। चलिए ठीक, इतना आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसियों के एक एक गवर्नर होते थे, गवर्नर होते थे। ठीक है, अब ये सब आप लोग आशा करते हैं इतना समझे होंगे। ठीक, चीज़ों को समझ कर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो भूलेंगे नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो आप लोग रटते रहते हैं कि फला एक्ट में ये, फला एक्ट में ये, आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए उसको। ठीक, चलिए अब 1773 का एक्ट आता है। सत्रह सौ तिहत्तर का एक्ट, इसे क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट है। जो रेगुलेट बना हुआ है, वो रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब नियंत्रण करने वाला अधिनियम। ठीक, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण। यहाँ पे किसके ऊपर नियंत्रण की बात हो रही है? कंपनी के ऊपर नियंत्रण की बात हो रही है। सबसे पहले जो अधिनियम आया 1773 में, ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक जो है अधिनियम लाया गया, वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के लोग जो है कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे और 1773, 173 वर्ष हो गए थे। ये लोग जितना घटियापन तरीके से शासन व्यवस्था, अपना जो है व्यापार व्यवसाय करना चाहते थे, कर लिए। मतलब जैसे कोई कंपनी है, या मान लीजिए गांव में आप कोई परिवार है, वो परिवार के द्वारा एक दुकान खोला जाता है। दुकान का इनकम जो होता है उसको परिवार के लोग आपस में कोई जो जितना पा रहा है वो ले रहा है, जो दुकान में बैठ रहा है वो निकाल ले रहा है पैसा वहाँ से। तो ऐसा करने से, जैसे कोई दुकान है, दुकान में जो पैसा जो आय हो रहा है दुकान का, उसके पैसे को जो अपने अपने समय पर लोग परिवार के सदस्य जा करके अपना अपना लेके रख ले रहे हैं, तो दुकान का विकास होगा? केवल लोगों का विकास होगा, दुकान का विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से जो कंपनी यहाँ पे संचालित की जा रही थी, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो इतने भ्रष्ट थे कि कंपनी का विकास नहीं हो रहा था, बल्कि उनका व्यक्तिगत विकास हो रहा था। कंपनी के कर्मचारी तो पैसा कमा करके अमीर हो रहे थे भारत में, लेकिन कंपनी जो है गरीब हो रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग कंपनी का विकास नहीं देख रहे थे, बल्कि पर्सनल जो है डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे कि हमारा आर्थिक डेवलपमेंट कैसे हो जाए, देखिए इकोनॉमिकली कैसे ये बढ़ जाए। ठीक, तो ये लोग जब यहाँ से पैसा कमा करके जाने लगे ब्रिटेन में, तो इनको देखा गया कि ये लोग मकान बनवा रहे हैं, घर जो है बनवा रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद ये सब तो मान लीजिए ठीक है, सारी गलत तरीके से यहाँ सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब कंपनी इतनी कर्जे में डूबने लगी, इतनी कमज़ोर हो गई कि कंपनी के द्वारा ब्रिटेन की सरकार से पैसा उधार कर्ज मांगा गया, तो वहाँ के लोग सोचे कि भाई कंपनी कर क्या रही है? भारत में 150 साल से कम कंपनी गई है, ये कर क्या रही है? जब उसको फ़ायदा कैसे नहीं हो रहा है भारत में, घाटे में कैसे कंपनी जा रही? क्यों घाटे में जा रही थी? क्योंकि कंपनी के कर्मचारी जो थे उसमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, जो जितना कमा पा रहा था कमा ले रहा था। ठीक, तो इसी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए
और कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब नियंत्रण स्थापित करने वाला एक्ट। ठीक, चलिए आपको मैंने बताया था कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, तीनों प्रेसिडेंसियों के एक एक गवर्नर होते थे। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। अब जो गवर्नर जनरल होते थे उनकी एक परिषद थी। ठीक है, उनकी एक परिषद थी। परिषद में कितने सदस्य थे? 4। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। क्लेवरिंग, मॉनसन, वारवेल और फ्रांसिस। इनका शार्ट नेम है। ठीक है, जॉन वगैरह आगे लगा रहता है, जॉन क्लेवरिंग। ठीक है, रिचर्ड वारवेल, इस प्रकार से इनका नाम होता है। ये शॉर्ट नेम है। तो गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। इनका नाम कभी कभी पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य कौन कौन से लोग थे। तो 4 सदस्य थे, क्लेवरिंग, मॉनसन, वारवेल और फ्रांसिस। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो ये फ्रांसिस है, ये गवर्नर जनरल जो बने थे, पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनका घोर विरोधी था। ठीक है, ये सभी लोग इंग्लैंड से आए थे और इनका वारेन हेस्टिंग्स का घोर विरोधी कौन था? फ्रांसिस था। ठीक है, और यहाँ पे इनकी परिषद में जो भी निर्णय होते हैं, जैसे कि आजकल होता है कि जब संविधान के द्वारा जब न्यायालय के द्वारा एक बेंच बनाई जाती है, तो बेंच में जो न्यायिक निर्णय लिया जाता है वो बेंच के बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, वैसे इनकी जो परिषद थी, ये लोग जो प्रशासनिक कार्य करते थे, व्यापारिक कार्य करते थे, जब वो जो निर्णय लेते थे वो बहुमत के आधार पर निर्णय होना चाहिए था। और ये हमेशा जो है, अब 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए टोटल। 5 लोग में से जो 3 लोग जिस तरफ होते थे वो निर्णय उनका मान्य होता था। ये बार बार बाधा बनते थे, तो आपस में ही सामंजस्य नहीं था। तो ये लोग कैसे क्या अच्छा कार्य करते, तो इनकी कंपनी के लोग ही आपस में जो है, इनके आपस में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं था। लेकिन आप इतना जानते रहिएगा। ठीक, 1773 के पहले बंगाल का गवर्नर होता था, तो उस गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स हैं और इनके 4 सदस्य इनके परिषद के। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से और कौन कौन से प्रावधान किए गए वो आपको हम बताते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। इस एक्ट के माध्यम से कोलकाता में 1774 ईस्वी में, इसी एक्ट के माध्यम से 1 वर्ष बाद 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट, एक जो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। ठीक है, और इनके 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हॉइड। ठीक, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। थोड़ा सा समझिएगा। अभी इसके पहले मैंने बताया कि गवर्नर जनरल होते थे, उनकी परिषद होती थी और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
तो पहली बात तो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में ही क्लैश था, वो लोग आपस में जो है व्यवस्थित नहीं थे, आपस में उनका बैठता नहीं था। तो एक जो दिक्कत थी वो गवर्नर जनरल वर्सेस उनकी परिषद, ये समस्या थी। ठीक है ना, आगे चल के इसी में सुधार किया जाएगा। तभी इसके आगे जो होता है वो 1781 का जो है आता है संशोधनात्मक अधिनियम आता है, अमेंडमेंट आता है। ठीक है ना, उसमें संशोधन जो इसमें कमियां रह जाती हैं उसी को संशोधित किया जाता है। एक तो दिक्कत ये था कि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में ही नहीं बैठती थी। दूसरी दिक्कत क्या थी कि जो गवर्नर जनरल हैं वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच नहीं बैठता था। क्योंकि जो भारत में जो संविधान में वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है, सबके अधिकार जो हैं वो अलग अलग दर्शाए गए हैं, अस्पष्ट हैं अधिकार कि आपका काम क्या है, आप क्या करोगे, आपका काम क्या है, आप क्या करोगे। ये न्यायपालिका का जो कार्य क्या है, न्यायपालिका अपने क्षेत्र में दायरे में रहे, कार्यपालिका अपने दायरे में रहे, विधायिका अपने दायरे में रहे, सबके अधिकार जो हैं स्पष्ट हैं एकदम तरीके से, तो कोई विवाद नहीं होता है। हालांकि फिर भी कभी कभी विवाद हो जाता है। ठीक है ना, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है। अब गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो होती थी ये भी नियम बनाते थे कानून, जबकि इनका कानून बनाने का उत्तरदायित्व तो नहीं होना चाहिए, उनका कोई कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यकारी सदस्य हैं, कार्यकारी लोग हैं। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो भी कानून बनाते थे, वो भी प्रशासन करते थे, और जो सुप्रीम कोर्ट था ये भी कानून बनाते थे, ये भी प्रशासन करते थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दोनों के जो अधिकार हैं वो स्पष्ट नहीं थे, दोनों के जो अधिकार हैं वो स्पष्ट नहीं थे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इन्हीं चीज़ों को आप जो है आगे चल के देखेंगे 1781 में थोड़ा सा बदला जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से एक बात और आई। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी की जो 24 सदस्य थे उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। इस एक्ट के माध्यम से 1773 के एक्ट के माध्यम से उनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया कि अब प्रत्येक 4 वर्ष पर 24 निदेशक चुने जाएंगे। ठीक है, पहले प्रत्येक 1 वर्ष पर होते थे, और इसी के माध्यम से संशोधन किया गया कि जो पहले 500 पाउंड से अधिक के लोग सीओपी में होते थे, जो चुनाव करते थे सीओडी वाले सदस्यों का, वो ये सीमा अब ख़त्म कर दी गई, वो कर दिया गया 1000 पाउंड। अब इससे अधिक जो है जो लोग निवेश करेंगे वो लोग चुनेंगे सीओडी के सदस्यों को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को। ठीक है, इतना आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम दूसरा अधिनियम आपको बताते हैं उसके बारे में कि उसमें क्या संशोधन किया गया। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं संशोधनात्मक अधिनियम 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसका मतलब ये होता है, उसे आप बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें नहीं सेट हो पाई हैं उनको हम सेट करेंगे। अब इसमें यही सेट नहीं हो पाया था कि उनकी परिषद और गवर्नर जनरल उनके आपस में ही विवाद हो जाते थे, क्योंकि पटता नहीं था। जो वारेन हेस्टिंग्स था उसका फ्रांसिस से ही नहीं पड़ता था, तो ना पटने के कारण, ना उनकी बातें आपस में एक दूसरे समझ पाने के कारण वो दिक्कतें हो जाती थी। और जो गवर्नर जनरल की परिषद है और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में विवाद हो जाता था। ठीक है, तो इसके बाद एक अधिनियम लाया गया 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। का संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें संशोधन क्या किया गया? इसमें संशोधन यही किया गया कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, अधिकार स्पष्ट किए गए।
और इसके पहले 1773 में क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल कानून बनाते थे उसको अंतिम रूप से वेरीफाई कराने का जो काम होता था, वो करने का जो काम होता था सुप्रीम कोर्ट करते थे। लेकिन अभी से क्या हुआ, जैसे कि वर्तमान में क्या है, जो विधायिका कानून बनाते हैं उसको भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को अंतिम रूप से पंजीकृत या वेरीफाई करने का जो काम होता है, वो वेरीफाई करने का जो काम होता है वो न्यायालय का होता है। और यहाँ पे वेरीफाई इस तरीके से नहीं होता है कि हाँ कोई बाध्यकारी वो है। अगर लगता है न्यायालय को कि इन्होंने ऐसा कोई कानून बनाया जिसके माध्यम से देश की जनता के मौलिक अधिकारों पे कोई आंच जा रही है, कोई दिक्कतें हो रही हैं, तो उसको फिर वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके पास अधिकार होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि अब जो कानून ये बनाएंगे, गवर्नर जनरल बनाएंगे, इनकी परिषद मिलकर बनाएगी, इनसे प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है कानून को प्रमाणित करवाना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। इनके कुछ कार्य अलग बांट दिए गए और इनके कुछ कार्य अलग कर दिए गए। स्पष्ट किया गया कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, समझ में आया ना, ठीक। और यहाँ से भी अगर देखा जाए तो द्वैध शासन यहाँ से भी शुरू होता है। द्वैध शासन मतलब वो द्वैध शासन नहीं जो मैंने आपको इसके पहले बताया। जब शासन की व्यवस्था को दो तरीके से शासन किया जाए तो उसको भी हम द्वैध शासन बोल ही सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कार्य को दो, शासन व्यवस्था को दो तरीके से बांटा गया। एक बना दिया गया कार्यपालिका, समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो एग्जीक्यूटिव थे वो गवर्नर थे, उनकी परिषद थी और परिषद थी। और न्यायपालिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा अधिकार स्पष्ट किया गया तो विवाद इनके बीच में कम हुआ, ठीक। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये जितना मैंने आपको बताया आज ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए ऐसे निरंतर क्लास लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर इसमें कोई कमी दिखती है तो आपको सुझाव हमारे लिए सराहनीय है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।